हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज़ लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी और मैंने आपसे ये भी बोला था लिक्विड और सॉलिड के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमेशा वैलिड है, बट गैस के केस में हमें चेक करना पड़ता है कॉन्टिनम वैलिड है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नट्सन नंबर। तो चलिए आइए पहले हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने वाली हूँ सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। अभी जो शुरुआत है थर्मोडायनेमिक्स की, तो मैं बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ, बट जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलती जाएंगी इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही फर्स्ट लॉ से स्टार्टिंग हो जाएगी आपको एक अलग ही थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगी। बट अगर आज की वीडियोस, आने वाली वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी तो आपको फर्स्ट लॉ बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। ये हमें क्या देता है, क्राइटेरिया देता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को लगाने के लिए कि मिनिमम वॉल्यूम हम कितना लें कि हमारा जो एवरेजिंग है वो मीनिंगफुल हो। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में कॉन्टिनम जो है, कॉन्टिनम इज always valid, but in case of gas, it is not always true। ओके, यही मैंने बोला था कि लिक्विड और गैस, सॉलिड के केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमेशा वैलिड है, बट इन केस ऑफ गैस इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। टू चेक whether continuum is valid or not, whether continuum is valid or not, हम क्या यूज करेंगे, नट्सन नंबर। नट्सन नंबर इज यूज्ड। अब क्राइटेरिया क्या है, नट्सन नंबर कितना होना चाहिए गैस का, जो हम मान लें कि हमारा कॉन्टिनम वैलिड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नट्सन नंबर लेस देन है 0.01 से तो हमारा क्या है, कॉन्टिनम वैलिड है। ओके, अगर नट्सन नंबर 0.01 से कम है तो हमारा कॉन्टिनम वैलिड है। अब बात आती है नट्सन नंबर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये हम लोगों ने ये जो वैल्यू लिखी है ये किस तरीके से लिख दी है। तो नट्सन नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल आफ्टर 2 सक्सेसिव कोलिजन। ओके, कैसे, मैं क्या कह रही हूँ उसको समझिएगा। सपोज करिए आपके पास कोई एक ये मॉलिक्यूल है 1, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कोई अनदर मॉलिक्यूल है 2, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कोई अनदर मॉलिक्यूल है 3। अब मैंने क्या बोला, मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या है, आप लिख भी लीजिएगा, मैं बोल भी रही हूँ। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल आफ्टर 2 सक्सेसिव कोलिजन। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है ये इधर ट्रेवल करेगा। सपोज कर लीजिए इसने y1 ट्रेवल करा, यहाँ पर इसने क्या करा, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करा। ओके, अब यहाँ से कोलिजन करके फिर इसने क्या करा, इधर ये ट्रेवल करा। सपोज कर रहे हैं हम इधर ट्रेवल कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये इधर ही ट्रेवल करे, कहीं और ट्रेवल करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल से भी कोलिजन कर सकता है। तो ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल फर्स्ट इसने कोलिजन करा, फिर इसने सेकंड कोलिजन करा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ ट्रेवल करी डिस्टेंस, सपोज कर लिए यहाँ पे y2 ट्रेवल करी और यहाँ पर y3 ट्रेवल करी। तो अगर हमें मीन फ्री पाथ निकालना है तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस। तो हमें इन तीनों का एवरेज लेना है तो कैसे लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये हमें मिल जाएगा मीन फ्री पाथ। और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है, जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम की कोई एक डायमेंशन हम लोग ले लेंगे जो कि हमारी क्रिटिकल होगी, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो नट्सन नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये है क्या, नट्सन नंबर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए मॉलिक्यूल जो हमारे गैस के होते हैं उनमें रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, उनके पास अपनी एक वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप लिक्विड और सॉलिड की बात करोगे तो वहां पर इतनी ज्यादा रेंडमनेस आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी बकेट में वाटर को रख दिया, लिक्विड को रख दिया तो वो वहीं रहने वाला है, बट गैस को अगर आपने रख दिया तो गैस एस्केप कर जाएगी अगर आपने ऊपर की लिड हटा दी। तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो नहीं है इक्वली, हम मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे उनके बीच में स्पेसिंग नहीं है।
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग होती है ना, अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चलेगा। अब अगर एक जगह पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने वो जगह हटा के किसी दूसरी जगह पे मॉलिक्यूल चलेगा, तो वहां पर अगर आप डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। अब वहां पर मास ही नहीं है, वहां पर मॉलिक्यूल ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एक वेलोसिटी थी, वो शिफ्ट कर गए, तो वहां पर डेंसिटी अगर आप देखोगे तो डेंसिटी अनडिफाइंड हो जाएगी, बिकॉज मास ही नहीं है वहां पर। तो हम लोग ये मान के चलते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है। ओके, तो इस वजह से हम लोग नड्सन नंबर का यूज करते हैं। मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल आफ्टर 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमारा क्लियर हो गया। माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट हमने समझा, देन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को समझा। अब आ जाइए थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम is the quantity of matter or region in space where our attention is focused। ओके, इसका मतलब क्या है? सिस्टम हमारा क्या होता है, सपोज कर लिए किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में आपने इतना क्वांटिटी ऑफ मैटर या इतना रीजन आपने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप एनालिसिस करने जा रहे हो, तो अब आपका जो अटेंशन होगा, आपका जो फोकस होगा, वो पूरे स्पेस पे नहीं होने वाला है। आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी ऑफ मैटर को देखोगे कि इनका बिहेवियर क्या है। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा सिस्टम है, इसकी हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, दिस इज आवर सिस्टम। तो यही डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस वेयर आवर अटेंशन इज फोकस्ड। हमारा अटेंशन कहाँ पर है, हम कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, हम कहाँ की प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है सिस्टम। ओके, अब बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो बोलती हैं सिस्टम हो गया, अब सिस्टम का इफेक्ट जहां तक है वो हमारी सराउंडिंग हो गई, उसके बाद जहां से इफेक्ट खत्म होने लगता है वो हमारा हो गया यूनिवर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थ्योरीज गलत हैं। हमेशा याद रखिएगा, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम, ओके, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहां पर ये हमारा सिस्टम हो गया। सपोज कर लीजिए ये हमारा स्पेस है। ओके, ये हमारा स्पेस हो गया, तो ये हमारा हो गया ब्लू कलर से सिस्टम। तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम क्या हो गया, ये हमारी हो गई सराउंडिंग। अब यूनिवर्स क्या होता है? अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर हम लोग सिर्फ सिस्टम ले रहे हैं तो सिस्टम बोलेंगे, अब सिस्टम के बाहर चले गए तो सराउंडिंग में चले गए। अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंसिडर कर लिया, इसका मतलब क्या मिल गया हमें, पूरा यूनिवर्स। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ओके, अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री एक ऐसी दीवार है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ओके, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो एक्सटर्नल की बात आ रही है, ये सर्टेन क्राइटेरिया है ना। कहीं से तो हम देख रहे हैं ना कि ये जो दीवार है, इस दीवार के बाहर गए तो सिस्टम से एक्सटर्नल बात करने लगे, इस दीवार के अंदर आए तो सिस्टम पे बात करने लगे। तो ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, इस दीवार को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। तो बाउंड्री हमारी क्या करती है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रोल ऑफ द बाउंड्री, तो आप बोलोगे कि बाउंड्री जो है वो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ओके, तो दिस इज आवर बाउंड्री। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या होंगी? बाउंड्री सेपरेट्स दिस सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, तो ये हमारी हो गई बाउंड्री की। अब कई तरह की बाउंड्रिंग होती है। बाउंड्री हमारी रियल बाउंड्री भी हो सकती है और हमारी इमेजिनरी भी बाउंड्री हो सकती है, एडियाबैटिक बाउंड्री भी हो सकती है और डायाथर्मल बाउंड्री भी हो सकती है। तो चलिए बाउंड्री को डिस्कस करते हैं। मैं आपको टाइप ऑफ बाउंड्री के बारे में बताती हूँ। टाइप ऑफ बाउंड्री। ओके, तो पहले मैं बाउंड्री को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। जो हमारी पहली बाउंड्री होगी वो होगी रियल बाउंड्री, और दूसरी जो बाउंड्री होगी वो हमारी होगी इमेजिनरी बाउंड्री। आज आपको सारी चीजें समझ आने वाली है। जो रियल बाउंड्री है उसको हम लोग फर्दर
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल रियल बाउंड्री, और दूसरी हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड रियल बाउंड्री। ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ओके, ये आपका सिस्टम है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है। आपने क्या करा, आपको बस ये चेक करना है कि जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। आपको बिहेवियर में चेंज को एनालाइज करना है, और यहाँ पर आपने गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो अगर आप कोई एक भी बाउंड्री यहाँ से हटा दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये चारों तरफ से बंद है। अब आपने नीचे क्या करा, बर्नर लगा दिया। यहाँ पर ये जो आपने कंटेनर को कंसीडर करा, इस कंटेनर के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करा, और सारी रीडिंग्स आप लिखते गए कि जो हमारा गैस का बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है हमारी फिक्स्ड रियल बाउंड्री। इसमें बाउंड्री मूव नहीं कर रही है, आप समझ रहे हैं ना, बाउंड्री कहीं भी नहीं जाने वाली। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, इस सर्टेन बाउंड्री को फिक्स कर दिया, तो अब ये बाउंड्री कहीं भी मूव नहीं करेगी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा हो गया फिक्स्ड रियल बाउंड्री का। ओके, अब मूवेबल बाउंड्री क्या होती है। अगर मैं आपसे मूवेबल बाउंड्री की बात करूं तो यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब मैं आपसे अगर मूवेबल बाउंड्री की बात करूं तो आप इंटरनल कंबशन इंजन आपने देखा होगा, वो इस तरीके से एक सिलेंडर होता है। ओके, यहाँ पर इनलेट हो गया, ये हमारा हो गया एग्जॉस्ट। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से एक पिस्टन लगा होता है। अब होता क्या है, ये पिस्टन मूव करता है। पहले क्या करता है, ये पिस्टन यहाँ आएगा, ओके, सक्शन होगा, फिर ये दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएंगे, फिर यहाँ पर गैस का कॉम्प्रेशन होगा, फिर स्पार्क प्लग होगा, वहाँ से कंबशन स्टार्ट होगा, फिर ये हमारा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और हमें वर्क मिल जाता है। बात समझ आ रही है ना, इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। इंटरनल कंबशन इंजन हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास 4 बाउंड्री हैं, 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, ये 3 बाउंड्री, और ये पिस्टन हमारा हो गया चौथी बाउंड्री। इसमें से 4 में से 3 बाउंड्रियां तो फिक्स हैं, क्योंकि ये जो सिलेंडर लेते हैं ना, सिलेंडर का वॉल कहीं शिफ्ट होता है, सिलेंडर का वॉल हमारा कहीं शिफ्ट नहीं होता, उसके अंदर गैस का कंबशन हो रहा होता है, कंप्रेशन हो रहा होता है, एक्सपेंशन हो रहा होता है, बट वो वॉल कहीं भी नहीं जाती है। सिर्फ एकमात्र ये पिस्टन ऐसा है जो मूव करता है ना, और सारी की सारी बाउंड्री दिख रही है, रियल में है, ऐसा तो नहीं है कोई इमेजिनरी बाउंड्री हमें दिख ही नहीं रही हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 बाउंड्रीज हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बाउंड्री। और यहाँ पर पिस्टन क्या हो गया, पिस्टन इज द मूवेबल बाउंड्री। तो यहाँ पर आप इंटरनल कंबशन इंजन का डायग्राम बना सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा मूवेबल बाउंड्री क्या है, और यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा फिक्स्ड बाउंड्री क्या है। अब बात करते हैं, क्या इससे आप वर्क ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपको सिर्फ हीट मिलने वाली है, आपको वर्क नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको वर्क चाहिए तो एक ना एक बाउंड्री आपकी क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि अगर हमें वर्क चाहिए, किसी भी सिस्टम से अगर हमें वर्क लेना है, तो मिनिमम 1 बाउंड्री शुड बी मूवेबल। ओके, तो ये हमारी बात हो गई मूवेबल और फिक्स बाउंड्री की। अब इमेजिनरी बाउंड्री की बात करते हैं। सपोज करिए मैं इस रूम में इतने सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को एनालाइज करना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कुछ है नहीं, रूम में एयर है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, तो मैं बस इतने मॉलिक्यूल्स को लेकर पूरे सिस्टम को एनालाइज करना चाहती हूँ। तो क्या जब मैंने ऐसे करा तो मैंने तो कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, क्या आपको बाउंड्री दिख रही है, आपको बाउंड्री नहीं दिख रही, बट मैंने बाउंड्री डिफाइन कर दी है यहाँ पर कि हम सिर्फ इतनी बाउंड्री जो मैंने लगाई है, सिर्फ इतना ये हमारा सिस्टम हो गया, इसे हम एनालाइज करेंगे। ओके, अब होगा क्या, ये जो आपने एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसिडर करी है, यहाँ पर जो एयर है क्या वो यहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से एयर दूसरी आ रही है, ये वाली एयर जा रही है, फिर इधर से एयर आ रही है, फिर ये वाली एयर जा रही है। इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी बाउंड्री जो होती है वो मास ट्रांसफर को अलाउ करती है, जबकि ये जो फिक्स बाउंड्री है, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहीं के यहीं है, जो हमारा अटेंशन है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स पर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने जो मॉलिक्यूल्स ले लिए वही मॉलिक्यूल कंबशन में यूज हो रहे हैं, वही मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो रहे हैं, वही कंप्रेस हो रहे हैं। तो ये फर्क होता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स अब लिखवाती हूँ, समझा तो दिया मैंने आपको, अब लिखवाने का काम करते हैं ताकि आपको याद रहे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा, पहला पॉइंट सीखा इमेजिनरी बाउंड्री allow
मास ट्रांसफर थ्रू इट। ओके, इमेजिनरी बाउंड्री क्या कर रही है, मास ट्रांसफर अलाउ कर रही है। मैंने यहां पर एक कंट्रोल वॉल्यूम सेट कर दिया, बाउंड्रियां डिफाइन कर दी, उसके बाद भी यहां से एयर आ रही हो, फ्रेश एयर आ रही है और अनफ्रेश एयर यहां से जा रही है। ओके, तो इमेजिनरी बाउंड्री हमें पता चल गई कि मास ट्रांसफर को अलाउ करता है, जबकि ये हमारी जो रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। ओके, एक पॉइंट हमें ये पता चला। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला, टू गेट वर्क फ्रॉम द सिस्टम। ओके, अगर हमें सिस्टम से वर्क चाहिए तो क्या होना चाहिए, मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी मूवेबल, क्योंकि यहां पर देखा अगर हमने सारी बाउंड्रियां फिक्स कर दिया तो हमें वर्क नहीं मिलेगा। और इंटरनल कंबशन इंजन में देखा जो पिस्टन थी, जो हमारी फोर्थ बाउंड्री थी, वो मूवेबल थी, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें वर्क मिल रहा था। ओके, तो टू गेट वर्क फ्रॉम द सिस्टम मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी मूवेबल। ओके, तो ये एक हमारा बाउंड्री का क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरी तरीके से भी बाउंड्री को क्लासिफाई करते हैं। अब मैं फिर से आपको टाइप ऑफ बाउंड्री समझाने वाली हूं, टाइप ऑफ बाउंड्री। तो दूसरी तरीके से भी बाउंड्री को डिफाइन करा गया है। फर्स्ट वन इज दी एडियाबैटिक बाउंड्री। ओके, एडियाबैटिक बाउंड्री हम लोग बोलते हैं, और दूसरी हमारी होती है डायाथर्मल बाउंड्री। ओके, अब एडियाबैटिक एंड डायाथर्मल बाउंड्री में क्या डिफरेंस है, वो बाउंड्री सपोज करिए यहां पर मैं क्या करती हूं, कोई एक बाउंड्री बनाती हूं। सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरीके की एक बाउंड्री है। ओके, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होगी, एक ऐसी बाउंड्री इधर से जो हमारी हीट आ रही है, ये जो हमारी हीट आ रही है, ये इधर ट्रांसफर नहीं होने देगी। ओके, तो एडियाबैटिक बाउंड्री डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर थ्रू इट, अपने आप से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी, तो वो बाउंड्री हमारी क्या कहलाती है, एडियाबैटिक बाउंड्री कहलाती है। इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक बाउंड्री में Q जो होगा, Q थर्मल जो होगा वो 0 होगा, और R जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी रेजिस्टेंस जो है R जो है वो इनफाइनाइट होगा, तभी तो Q ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। और डायाथर्मल बाउंड्री क्या है, डायाथर्मल बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है, इधर से हीट आएगी, इधर निकल जाएगी, ये कुछ भी बीच में रेस्ट्रिक्शन नहीं पैदा करेगी। ओके, तो ऐसी बाउंड्री को डायाथर्मल बाउंड्री कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें Q आती है और निकल जाती है, इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Q मत लिखिए, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, R क्या होगा, इसमें 0 होगा, तभी तो कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही। इधर से Q आ रही है, इधर Q निकली जा रही है, यहाँ पर इधर Q आ तो रही है मगर ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक बाउंड्री है। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूं। फिर भी अगर आपके अपने इंडिविजुअल कोई भी पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करिए। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज मेरी फॉलो नहीं करिए तो वो भी जाके फॉलो करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।